देश भर दे विच कोरोना करके पैदा हुए हालातां दे नाल नजिठण दे लई जद्दोजहद चल रही है। हालाते जंग जारी है तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूबियां दे मुख मंत्रियों दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए चर्चा कीती अते नाल ही कहा कि कोरोना दे नाल नजिठण लई केंद्र अते सूबे एक टीम दे वजों काम करनगे। तो उधर सेहत मंत्रालय ने एक चंगी खबर दी है कि कोरोना करके होने वाली मौतां जड़ियां ने उन्हां दी जिहड़ी दर है वो घटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आयोजित की गई। ये 10 राज्य हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 10 राज्य देश भर के कोविड के 80% एक्टिव केसेस और लगभग 81% कोविड संबंधी मृत्यु इन राज्यों में दर्ज की गई है। इसलिए इन राज्यों के साथ बात करना महत्वपूर्ण है। इस डिजीज़ के प्रति जो लड़ाई हो रही है उसको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए आज की इस बैठक में सर्वप्रथम इन 10 राज्यों में जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में एक प्रस्तुतिकरण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उसके बाद 10 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात, अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी को बताए और तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश सभी राज्यों को और स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए। जो मुख्य बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली महत्वपूर्ण बात सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बताई वो यह है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं और सभी राज्यों को अपनी सारी शक्ति, सारा परिश्रम इन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कि सभी राज्य सरकारों का ये प्रयास होना चाहिए कि जितने नए पॉजिटिव केस आते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का न केवल ट्रेसिंग बल्कि उनकी टेस्टिंग और आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन पहले 72 घंटे में कर लिया जाना चाहिए। इससे संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को कम करने में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में लाई वो ये है कि हम सबका उद्देश्य कोविड की मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कोविड की मृत्यु दर देश में पहली बार 2% से नीचे आ गई है और आज वो 1.99% है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, इनको सफलता से किया गया है और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो एनसीआर के ज़िले हैं और दिल्ली है, जहां भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया और एनसीआर के ज़िले खासकर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव जो हरियाणा में है और दिल्ली का जो क्षेत्र है इसमें न केवल रिकवरीज बढ़ी बल्कि मृत्यु दर कम हुई और एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात दोहराई कि जो भी वो कह रहे हैं राज्य सरकारों को, चाहे वो कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस से संबंधित हो,
चाहे वो मृत्यु दर को नीचे लाने से संबंधित हो, चाहे वो 72 घंटों में सभी क्लोज कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर लेने से संबंधित हो, ये सभी बातें की जा सकती हैं, सफलतापूर्वक की जा सकती हैं और उसका उदाहरण एनसीआर के जिले और दिल्ली है। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं जो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये कि इस सप्ताह 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए जा चुके हैं। इसी सप्ताह हमने एक दिन 7,19,364 टेस्ट करने का एक नया पीक, एक नई चोटी को छुआ है। इस सप्ताह में जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 15 लाख के हिस्टोरिक नंबर को पार कर गई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 15,83,000 से ज़्यादा मरीज़ रिकवर कर चुके हैं और जो केस फर्टिलिटी रेट है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, वो पहली बार 2% से नीचे 1.99% हो गया है। तो ये मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की। हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो देश में टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं वो अब 18,320 की संख्या पर पहुंच गए हैं। द कंट्री इज़ नाउ टेस्टिंग 18,320 टेस्ट्स पर मिलियन और अनेक राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुल 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। हमने उनमें से कुछ का आंकड़ा आपके साथ यहाँ शेयर किया है। गोवा 94,000 टेस्ट करता है प्रति मिलियन, दिल्ली 65,000 टेस्ट प्रति मिलियन, अंडमान और निकोबार 57,000 टेस्ट प्रति मिलियन और इस प्रकार त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड ये भी राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रति मिलियन टेस्ट करते हैं। हम अनेक बार ये भी आपके दृष्टि में ला चुके हैं कि WHO की जो गाइडेंस है वो ये कहती है कि पर्याप्त टेस्ट की संख्या 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होनी चाहिए। 140 टेस्ट्स पर मिलियन पर डे। आप देखेंगे कि हम लगभग 4 गुना से ज़्यादा इस संख्या का टेस्ट कर रहे हैं देश के औसत में। देश में 506 टेस्ट प्रतिदिन प्रति मिलियन पॉपुलेशन हो रहे हैं। ऐसे भी राज्य हैं जो देश के औसत से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। पहले 3 राज्य उसमें गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु हैं और बाकी राज्यों का भी ब्यौरा हमने आपको दिया है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज पुनः बता रहे हैं वो ये कि जब आप 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं तो आपको ये भी टारगेट करना है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो पहले 10% और उसके बाद 5% या उससे कम हो सके। जिन राज्यों में ये स्तर पाने के बावजूद पॉजिटिविटी हायर लेवल्स पर है वहाँ हम ये परामर्श देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि वो टेस्ट्स को इसके ऊपर ले जाएं, यानी इससे अधिक टेस्ट करें और लंबी अवधि तक उस अधिक टेस्ट के स्तर को बना कर रखें। मैंने जैसा आपको बताया कि 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं।
हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सिंसेरिटी से, परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं, और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको एक प्रेशियस सोर्स के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। ये हम आपको डेली रिकवर्ड केसेस का ब्यौरा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में जो औसत रिकवरी की दर है वो 50,000 से अधिक हो गई है। ये एक ग्राफ है जो हमें कुछ संतुष्टि देता है जब भी हम इसको बनाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्सा हरे में है वो रिकवर्ड केसेस का है और जो हिस्सा नीले रंग में है वो एक्टिव केसेस का है। एक्टिव केस आज की तारीख में कुल केसेस के लगभग 28% हो गए हैं और निरंतर घट रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, इसलिए जो रिकवरी की प्रतिशत दर है वो भी बढ़ रही है और अभी हम 69.80% रिकवरी दिखा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 70% रिकवरी है। अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय औसत से अधिक रिकवरी की दर है। केस फर्टिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि हम केस फर्टिलिटी रेट को 1% से नीचे करें। पहली बार ये देश के स्तर पर 2% से नीचे हुआ है और आज ये 1.99% है। हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, क्योंकि आप पहले उस टेस्टिंग के आधार पर लोगों का पता लगा सके, इसलिए आप पहले उन्हें अस्पताल में या होम आइसोलेशन में ले जा सके, इसलिए जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या घट रही है। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, आज जो एक्टिव केस हैं दे आर ओनली 28.21%। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸटिंग 4 गुना ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ गई है। अपडेट ये है कि भारत में एक कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज़ 1 ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं। फेज़ 2 ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। फेज़ 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं और भारत में फेज़ 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति भारत के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी है। तो ये तो पहली वैक्सीन की स्थिति है। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता
नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है वो है कि सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे और जो इक्विटी के इश्यूज हैं वैक्सीनेशन में उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये सभी राज्य सरकारों के साथ और भारत में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी अपने एंगेजमेंट जारी रखेगा। Yes, we are fully seized of the problem, but just a minor quibble. States are not complaining about negative rates. In fact, we are advising the states in the Ministry of Health that all negative symptomatic cases that are found in rapid antigen test must be mandatorily be subjected to RT-PCR test. We are also advising the states that asymptomatic negatives of rapid antigen tests, if they develop symptoms after 2 or 3 days, must also be necessarily subjected to RT-PCR test. We think that if these two parameters are met, we would be able to capture most of the cases which would have otherwise gone undetected. You see, I have repeatedly said, and we have shared it in the Ministry of Health with the states, that neither the union government nor the state governments should be overawed by the number of positive people per day. That is just one parameter. It must be seen in tandem with the number of recoveries every day and the percentage decline in the fertility rate every day. To further elaborate, once a country does 7 lakh plus tests a day, obviously the number of positive people will increase. But the fact remains that a large percentage of these positive people are asymptomatic and do not require hospitalization. Some of them, or a large number of them, are only advised a home isolation which is under medical care and control, where every day their medical parameters are either monitored by a physical team going there or are monitored telephonically. Now coming to the people who are under hospitalization, you will find that less than 1% of these people who are hospitalized are on ventilator, less than 3% of the people are on oxygen, and less than 4% of the people are on in the ICU. When I say 0.5% or less than 3% or less than 4%, it is percentage of the active cases on that particular day. So because of all this, we should not lose sight of the bigger picture. That is why we say that mere increase in daily positive cases must not overawe the states. They must keep on pursuing the policy of aggressive testing, comprehensive tracing and tracking, and efficient treatment. A group of subject experts, domain knowledge experts in the Ministry of Health, which is headed by the Director General Health Services. It is known as the JMG. So JMG is presently seized with this issue, and they are looking at a guidance note. They are working on a guidance note for people who have recovered from COVID and the possible complications that may afflict such people. तो उस पर अभी काम चल रहा है.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।